नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्राह्मण की बेटी उपन्यास का अंतिम अध्याय। रात ज्यादा नहीं हुई थी, शायद एक पहर ही बीता होगा, मगर ठंड के दिनों में गांव में पहले पहर के बीतने पर भी रात घनी लग रही थी। ज्ञानदा के शयन कक्ष के एक कोने में एक मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। कमरे के फर्श पर ज्ञानदा बैठी थी और उसके पास ही रासमणी बैठी हाथ हिला हिलाकर समझा रही थी। मेरी बात सुन ज्ञानदा, पागलपन मत कर। दवा देकर गया है, खा ले, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। आंसुओं से भीगे स्वर में ज्ञानदा बोली, मुझे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो दीदी, एक पाप तो किया ही है, उस पर दूसरा, मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। रासमणी तिरस्कार करते हुए बोली, और इतने बड़े वंश को डुबाकर तुम क्या सोचती हो, स्वर्ग जाओगी? जो कह रही हूँ ज्ञानदा, जिसके कारण जिस व्यक्ति को सारा गांव पूजता है उसका सिर सबके सामने झुकने दे। ज्ञानदा हाथ जोड़कर बोली, मैं यह दवा नहीं ले सकती, मुझे जहर देकर मार देना चाहती हो, मुझे पता है। रासमणी मुंह बिगाड़कर बोली, तो यह बात है, मरने से डरने के कारण तुम दवा नहीं खा रही, झूठ मूठ में धर्म की आड़ क्यों ले रही हो? ज्ञानदा, मगर वह जहर है। जहर है तो तुझे क्या, तू थोड़ी मरेगी, कहकर पल भर में आवाज मीठी करके बोली, पगली किसे कहते हैं हम, क्या तुझे बुरी चीज खाने को दे सकते हैं? बहन, ऐसा नहीं हो सकता। राशि ब्राह्मणी के विषय में ऐसा कोई कह नहीं सकता। ऐसा नहीं है बहन, दुर्भाग्य से जो शत्रु तेरे पेट में पल रहा है वह संकट टल जाए, कितनी देर का मामला है, उसके बाद जो थी वही रहेगी। खा पी मौज ले, तीर्थ धर्म व्रत कर, किसे इस बात का पता चलेगा और कौन सुनेगा? ज्ञानदा सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। रासमणी ने पूछा, तो मैं मंगवा लूं बहन? ज्ञानदा ने चेहरा नहीं उठाया, मगर रोने लगी। बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं जानती हूँ उसे लेकर मैं जीवित नहीं बचूंगी। रासमणी गुस्से में भरकर बोली, यह तो तेरा अन्याय है ज्ञानदा, नहीं खाना तो जा यहाँ से, पुरुष जाता है, एक गलती कर भी दे तो क्या, औरत को ऐसी चीज शोभा नहीं देती। चटर्जी भैया ने तो कहा है, जो होना था हो गया, मैं उसे 50 रुपए दे देता हूँ, चली जाए काशी वृंदावन। अब इतनी बड़ी बात सुनने के बाद मैं उन्हें कैसे दोष दे सकती हूँ ज्ञानदा? फिर रुपए भी तो थोड़े नहीं दे रहा, एक साथ एक मुट्ठी। ज्ञानदा बोली, मुझे रुपए नहीं चाहिए दीदी, रुपयों का मैं क्या करूंगी? मैं तो कहीं भी किसी को नहीं जानती, मैं ऐसी हालत में किसके पास जाऊं, किसे अपना मुंह दिखाऊं? रासमणी, तुम हमें परेशान तो नहीं करना चाहती ज्ञानदा? काशी वृंदावन क्या ऐसे वैसे नाम है? इतने दिन लोगों को जगह मिल जाती है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिलेगी? कुछ देर चुप रहकर ज्ञानदा बोली, रासू दीदी, मैं सब कुछ जानती हूँ, कल प्राण कृष्ण मुखर्जी की बेटी से उनका विवाह हो रहा है, यह भी जानती हूँ, इसलिए आज जहर पिलाकर या काशी भेजकर मुझे इस घर से दूर कर भेजना चाहती हूँ, मगर भगवान। कहते कहते अचानक वह फफक फफक कर रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, भगवान, तुम्हारे चरणों में जब इतने लोगों को स्थान मिलता है तो मुझे भी मिलेगा, मगर बचपन से कभी कोई पाप नहीं किया और शायद कभी करना भी नहीं पड़ता, मगर तुम तो सब कुछ जानते हो, मगर इस पाप की सजा क्या तुम सिर्फ मुझ बेसहारा को दोगे? भगवान का नाम सुनकर रासमणी का धैर्य टूट गया। वो धमकाकर बोली, अरे मर क्यों नहीं जाती, श्राप क्यों दे रही है, बच्ची है ना? चोरी और ऊपर से सीना जोरी, यह तो वही बात हो गई। तू अगर बढ़ावा ना देती तो पुरुष की इतनी हिम्मत नहीं होती, कोई कहकर तो देखे कि ऐसा कौन सा पुरुष है जो राशि ब्राह्मणी को। इस बात का क्या उत्तर है? ज्ञानदा चुपचाप आंचल से आंखें पोंछने लगी। रासमणी शांत स्वर में बोली, ठीक है ज्ञानदा, केवरा की बहू की दी दवा खाने से अगर तुझे डर लगता है तो प्रिया मुखर्जी पर तो विश्वास है, वो ही कुछ दे देंगे जिससे। ज्ञानदा अवाक होकर बोली, वो देंगे? हाँ, कैसे नहीं देंगे, चटर्जी भैया कहेंगे तो देना ही पड़ेगा, खबर भेजी है, आने ही वाले हैं, अब मना करने पर काम नहीं चलेगा। ज्ञानदा चुप रही। रासमणी कुछ उत्साहजनक कहने वाली थी, मगर सामने आंगन से में आहट पाकर चुप हो गई। प्रिया मुखर्जी की आवाज सुनाई दी, ओह, अरे यहाँ एक दिया क्यों नहीं जलाया, सब लोग कहाँ गए? कहते हुए खट खट करते हुए कमरे में पहुंचे। 4-5 छोटी बड़ी पुस्तकें उनकी कांख में दबी हुई थी। उन्हें तख्त पोष पर रखकर दवा का बक्सा नीचे रखकर कहा, आज कैसी हो ज्ञानदा? नहीं, यह नहीं चलेगा, ठंड है, नीचे मत बैठो, रेमेडी बदल रही है। अरे मौसी, तुम कब आई, सब ठीक है ना? कल तुम्हारी पोती मिली थी, कमजोर लग रही थी, भूख कैसी लगती है, कल उसे लाकर उसकी जीभ दिखा देना। मरने की भी मुझे फुर्सत नहीं, क्या क्या करूं, जहां भी देखो जरा भी ध्यान हटाओ। वैसे कल बेटी की शादी है, मौसी कल सुबह ही आ जाना, लड़की की शादी है, कल मैं बाहर नहीं निकल सकता। मगर मरीजों का क्या होगा, यही सोच रहा हूँ, एक आध थोड़ी ही है। ऐसा हो गया कि प्रिया मुखर्जी को छोड़कर विपिन को कोई बुलाना ही नहीं चाहता, उसका घर भी पता नहीं कैसे चलता है, दुख भी होता है, बेचारे ने कुछ सीखा तो है ही नहीं। अच्छा लाओ दिखाओ, पंचा की छाती में काफी कफ जम गया है, उसे भी एक बार देखने जाना है, लाओ हाथ दिखाओ। ज्ञानदा ने हाथ नहीं बढ़ाया, सिर झुकाए बैठी रही। रासमणी बोली, अच्छा जमाई बाबू बताओ तो इसे बीमारी क्या है?
डिजीज, बदहजमी, अंबल और क्या? मगर प्रश्न पूछने वाली के भाव देखकर उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। व्याकुल होकर बोले, क्यों, क्या हुआ? विपिन आया था क्या? क्या कहा उसने? दिखाओ तो कौन सी दवा देकर गया? रासमणि को झूठ सच, उग्र कोमल, भला बुरा कुछ भी कहना ही कह देती है। भूमिका बांधकर बात करने की जरूरत शायद उन्हें नहीं पड़ती, मगर फिर भी आज उसे सावधान होना पड़ा। सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, विपिन को नहीं बुलाया। परान चटर्जी भी नहीं है तुम्हारे सामने, वह है क्या? उन्हें डॉक्टर का क्या पता? चटर्जी भैया भी तो सभी से यही कहते हैं। और क्यों नहीं कहेंगे? यह बात तो सभी कहेंगे। विपिन को मैं 10 साल सिखा सकता हूँ। उस बार पल सेटिला मौसी बोली, फिर यह लड़की ऐसा कांड कर बैठी है कि अपने लोगों को छोड़कर दूसरों को बुला नहीं सकते। प्रिया उत्तेजित होकर बोले, मेरे रहते कोई और आएगा यहाँ डॉक्टरी करने? फिर भी पता है मौसी, ऐसी बीमारी में टाइम लगता है। फिर भी कहता हूँ कि 2 से ज्यादा रेमेडी की नहीं दूंगा। क्यों ज्ञानदा, तुम्हारी उल्टी मेरी 2 बूंद दवा से रुकी नहीं? ठीक से बताओ। ज्ञानदा झुका हुआ सिर जैसे मिट्टी में मिल जाना चाहता था। उसकी ओर से रासमणि ने कहा, तुम्हारे सिवा और किसी पर विश्वास नहीं है बेटा। तुम्हारी दवा से इसके लिए वरदान है, मगर यह बीमारी वो नहीं है। भाग्य के फिर से बीमारी कुछ और है। कुछ और है? क्या है मौसी? विपिन के हाथ पड़ जाती तो ऐसा जरूर हो जाता, मगर डरो मत, यह प्रिया मुखर्जी है। रासमणि माथे पर हाथ मारकर बोली, तुम बचाओगे तो कोई डर नहीं बेटा, मगर इस सर्वराशि ने सर्वनाश कर दिया है। अब दवा देकर अगर इसका उद्धार नहीं किया तो वंश पर कालिक पूज जाएगी। रासमणि माथे पर हाथ मारकर बोली, तुम बचाओगे तो कोई डर नहीं बेटा, मगर इस सर्वनाशी ने सर्वनाश कर दिया है। अब दवा देकर अगर इसका उद्धार नहीं किया तो वंश पर कालिक पूज जाएगी। मगर इतना बड़ा डॉक्टर भी उनकी बात समझ नहीं पाया। डॉक्टर के चेहरे का भाव देखकर मौसी ये समझ गई कि इसी बात को समझाने के लिए मौसी प्रियनाथ को कमरे के एक कोने में ले गई। कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा। सुनते ही चौंकते हुए डॉक्टर बोले, क्या कह रही हो मौसी? ज्ञानदा, मैं क्या बताऊं बेटा, भाग्य के लिखे कोई मिटा सकता है भला? अब कोई ऐसी दवा दो जिससे गोलक चटर्जी का ऊंचा सिर नीचा ना हो, जो देश की शान है, समाज का शिरोमणि है, पुरुष जात, उसका क्या दोष बेटा? मगर उसके घर में आकर इस छोकरी ने यह क्या किया? प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने एक बार ज्ञानदा का चेहरा देखने की कोशिश की, उसके बाद धीमे स्वर में बोले, मौसी तुम विपिन डॉक्टर को ही बुला लो, मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं। कहकर उन्होंने झुककर अपना बक्सा और पुस्तकें उठाने की कोशिश की। रासमणि चकित होकर बोली, यह क्या कह रहे हो प्रियानाथ? और किसी को क्या यह बात बताई जा सकती है? तुम तो अपने हो और विपिन पराया, शूद्र है। ब्राह्मणों की मान मर्यादा क्या उसे बताई जा सकती है? कुछ कहने से पहले ही अचानक दरवाजा खोलकर गोलक ने प्रवेश किया और प्रिया का बायां हाथ पकड़कर मिन्नत करते हुए कहा, जहर के डर से वो और किसी की दवा नहीं ले रही, नहीं तो तुम्हें कष्ट नहीं देता। इस विपदा से तुम हमें बचा लो प्रियनाथ। प्रिया हाथ छुड़वाकर बोला, नहीं नहीं, इन गंदे कामों में मैं नहीं पड़ना चाहता। मैं मरीजों को देखता हूँ, दवा देता हूँ बस। विपिन टिपिन को बुलाकर सलाह ले लीजिए, मैं यह सब नहीं जानता। कहकर दोबारा वो अपनी पुस्तक उठाने लगे। गोलक ने दोबारा उनका हाथ पकड़ा और लगभग रोते हुए बोले, प्रियानाथ, बुढ़े व्यक्ति का मान रख लो बेटा, रिश्ते में मैं तुम्हारा ससुर लगता हूँ। तुम यह काम नहीं करोगे, अगर यह जानता तो मैं तुमसे नहीं कहता। बेटा एक उपाय बता दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्रियानाथ फिर हाथ छुड़वाकर बोले, रिश्ते में ससुर लगते हो तो क्या आपके कहने पर मैं जीव हत्या करूंगा? अजीब आदमी है, परलोक में क्या जवाब दूंगा? गोलक दरवाजे पर खड़े हो गए। उनका चेहरा, आंखों का भाव, स्वर सब कुछ जादू की तरह पल भर में बदल गया और कठोर स्वर में पूछने लगे, इतनी रात तुम किसी भले आदमी के घर क्यों आए हो? यहाँ तुमने क्या चाहिए? प्रश्न सुनकर प्रिया सिर्फ चकित ही नहीं हुआ, हैरान भी रह गए और बोले, क्या चाहिए? वहाँ इलाज के लिए तो बुलाया आपने। गोलक चीखते हुए बोले, वाह, इलाज? इलाज तू क्या जाने बेवकूफ, किसने बुलाया तुझे? घर में कैसे घुसा? खिड़की का दरवाजा किसने खोला? ज्ञानदा की ओर देखकर बोले, इसी कमीनी ने, इसलिए अंधा ससुर रोता हुआ चला गया, खुद नहीं गई। बुढ़ी सास मर रही है, मैंने कितना समझाया, ज्ञानदा चली जाओ, उनकी सेवा कर, इसलिए नहीं गई। आधी रात को इलाज करवाने के लिए? तू देख, कल तेरा सिर मुड़वाकर गांव से बाहर नहीं निकलवाया तो मेरा नाम गोलक चटर्जी नहीं। ज्ञानदा के सिर पर कपड़ा नहीं था और गिर गया पता ही नहीं चला। चुप बैठी रही, दोनों आंखें पथराई हुई पत्थर बनी बैठी रही। गोलक रासमणि की ओर देखकर बोले, रासू, तूने तो सब कुछ देखा है ना? मैं 10 गांवों का सरपंच हूँ, मेरे घर में पाप, यह तो बाघ के घर में बकरी ने घर बना लिया। इतनी देर में रासमणि भी सुखड़ी हुई बैठी थी। बोली, हाँ भैया हाँ, तू साक्षी है? हाँ मैं साक्षी हूँ। मैंने सोचा रात हो गई, देखूं ज्ञानदा कैसी है। आकर देखा, दोनों बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। ज्ञानदा ने कुछ नहीं कहा, मूर्तिवत बैठी रही। प्रिया भी पत्थर की मूर्ति बने रहे। गोलक ने उनके हाथों में पुस्तक छीनकर जोर से धक्का मारकर कहा, बाहर निकल जा पाजी मेरे घर से। क्या कहूँ?
तू रामतनु बनर्जी का दामाद है, नहीं तो मैं तुझे अधमरा करके थाने भेज देता। यह कहकर फिर एक धक्का दिया और नौकर चाकर शोर सुनकर बरामदे में आ गए। उनके बीच में से बार बार धक्का मारते हुए प्रिया को बाहर ले गए। प्रिया कहते रहे, यह क्या मजाक है। नौकर चाकर भी पीछे हो लिए। रासमणि भी धीरे से सरक गई, रह रहकर सिर्फ ज्ञानदा वैसे ही निश्चल वाक्यहीन अचेतन मूर्ति की तरह खड़ी रही। आज सुबह से ही शहनाई की दूर दूर से आवाज आ रही थी, रुक रुक कर सबको सुनाई दे रही थी। अघन माह के आज के दिन बाद बहुत दिनों तक विवाह के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए शायद इस छोटे से गांव में भी 4-5 विवाह है। आज संध्या का भी विवाह है। विभिन्न कारणों से अरुण अभी तक अपनी जन्मभूमि को त्यागने का संकल्प पूरा नहीं कर पाया। पहले की तरह अब उसने काम भी शुरू कर दिया है। बाहर से देखने पर उसके जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं दिखता, मगर थोड़ा सा ध्यान से देखने पर दिखाई देता है कि अपने गांव के प्रति उसकी ममता बिल्कुल खत्म हो गई है। जिन सब अनुष्ठानों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, वह उन सबसे दूर हट गया। गांव में वह बिल्कुल अकेला था। इतने सारे विवाह के बावजूद किसी भी घर में जाने का उसे निमंत्रण नहीं मिला। सामाजिकता के कारण उसे आज कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। गांव के सारे घरों के दरवाजे उसके लिए बंद थे। शाम से ही वह अपने घर की दूसरी मंजिल के कमरे में चुपचाप बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, फिर भी कमरे की खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए, सारे दरवाजे खुले पड़े थे। साफ आसमान में त्रयोदशी की चांदनी बिखरी पड़ी थी। उसी चांदनी का एक टुकड़ा पिछली खिड़की से आकर उसके पैरों के पास पड़ा था। उसके सामने वाले खुले बरामदे में एक छोटा सा नारियल का पेड़ था, जिसके पत्तों पर चांदनी चमक रही थी। नौकर ने आकर भोजन के विषय में पूछा तो भूख नहीं है कहकर उसे विदा कर दिया। दीवार पर टंगी घड़ी में 11 बजाकर उसके सोने का समय बताया, मगर वह वहीं बैठा रहा वैसा ही चुपचाप कि अचानक उसे सदर दरवाजे पर आहट और फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। एक बार इच्छा हुई कि बुलाकर पूछे क्या काम है, क्योंकि गांव में इतनी रात कोई किसी के घर नहीं जाता, मगर वह चुप बैठा रहा। ज्यादा देर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ पलों में ही द्वार पर नई रेशम की साड़ी पहने संध्या दिखाई दी। वह तूफान की तरह भीतर आकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। अरुण व्याकुल होकर उठा। उसने देखा चांदनी में नई साड़ी चमक रही है। यह कौन है समझते ही डर और विस्मय से उसकी छाती सूख गई। वह क्या कहे कुछ समझ नहीं पाया, मगर सोचने का समय भी नहीं मिला। एक भयानक दर्दनाक रोने की आवाज ने अचानक कमरे की हवा अंधेरा कर दी, सारी कमरे की सारी चीजों को चीर दिया। 2-3 मिनट के बाद अरुण थोड़ा हटकर खड़ा हुआ और पूछने लगा, क्या हुआ संध्या? संध्या ने चेहरा ऊपर उठाया। उसके शरीर पर लाल रेशम की साड़ी के साथ गहने चांदनी में जल उठे। सिंदूर लगे माथे पर चांदनी गिरकर चंदन जल उठा और उसी के जरा सा नीचे आंसू भरी दोनों आंखें जल रही थी। नारी का ऐसा रूप अरुण ने कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध हो उठा। संध्या बोली, मैं विवाह मंडप से भागकर तुम्हें लेने आई हूँ। अब मुझे कोई शर्म नहीं, डर नहीं, मान अपमान की चिंता नहीं। तुम्हारे सिवा इस धरती पर मेरा कोई नहीं। चलो। कहाँ? जहाँ से मैं अभी अभी उठकर चली आई हूँ, उसी आसन पर। अरुण मन ही मन आहत हुआ। मामला अब उसकी समझ में आया। कोई एक कलह के बाद वर पक्ष जबरन दूल्हे को लेकर लौट गया है। हिंदू समाज में ऐसी कोई नई घटना नहीं है, इसलिए किसी के छोड़े हुए आसन पर आज अचानक उसका बुलावा आया है। जैसे भी आज संध्या का विवाह होना ही चाहिए, मगर खुद आघात खाने के बावजूद अरुण प्रतिघात नहीं कर पाया। स्नेहपूर्वक डांटते हुए बोला, छी, तुम्हें खुद नहीं आना चाहिए था संध्या। ऐसा तो अक्सर घटता है। तुम्हारे पिता या कोई और भी तो आ सकते थे। पिताजी तो डरकर कहीं छिप गए हैं। माँ तालाब में कूद गई थी, लोगों ने उन्हें निकाला। मैं तुम्हारे पास भाग आई। ओ इतना बड़ा सर्वनाश क्या कभी इस धरती पर हुआ है? हम जिएंगे कैसे? उसके अंतिम वाक्य से अरुण को फिर चोट लगी। बोला, मगर मुझसे तुम्हारे वंश की रक्षा कैसी होगी संध्या? मैं तो बहुत छोटा ब्राह्मण हूँ। गांव में तो और भी कुलीन है। तुम्हारे पिता शायद उन्हें ढूंढने गए हो। संध्या रोते हुए बोली, नहीं नहीं अरुणदा, पिताजी कहीं नहीं गए। डर के मारे भाग गए हैं। मुझे कोई नहीं स्वीकारेगा, कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा। सिर्फ तुम मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ तुम ही मेरा हमें मान रखते हो। उसकी हालत देख अरुण को दुख हुआ। हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की तो संध्या ने बाधा देते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं उठूंगी। जब तक हो सकेगा तुम्हारे पैरों में पड़ी रहूंगी। क्या कहा, वंश की रक्षा नहीं होगी? किसका वंश अरुणदा? मैं ब्राह्मण की बेटी नहीं हूँ, मैं नाई की बेटी हूँ और अच्छी लड़की नहीं हूँ। आज मेरे हाथ का कोई पानी नहीं पिएगा। ओह, इतनी बड़ी सजा तुमने मुझे क्यों दी भगवान? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरुण चौंक उठा। उसे अचानक लगा कि संध्या जो कुछ कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह भागकर आई है, घर में उसको ढूंढा जा रहा होगा। उसे शांत करके घर भेजने के अभिप्राय से स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे से बोला, अच्छा ठीक है संध्या, चलो तुम्हारे घर चलता हूँ। संध्या ने उसके पैर छुए और फिर बोली, चलो। तुम चलोगे यह मैं जानती थी, मगर पहले सारी बातें सुन लो फिर चलना, नहीं तो क्या पता तुम भी। क्या कहा था तुमने उस दिन?
छोटा ब्राह्मण है ना, आज उसी पाप के कारण शायद प्रमाण हो गया कि मैं ब्राह्मण की बेटी नहीं हूँ। ओह, हम कैसे जीवित रह पाएंगे अरुणदा। संध्या की मानसिक स्थिति देखकर अरुण दुविधा में पड़ गया। उसे लगा यथार्थ में ही कुछ दुर्घटनाएं हैं, हो सकता है यह सच बोल रही है। उसने पूछा, किसने यह प्रमाण किया? कौन? गोलक चटर्जी? हाँ, वही। उसने मुझे क्या कहा था, जानते हो? नहीं जानते? अच्छा, वो बातें रहने दो। माँ कन्यादान करने ही वाली थी। दादी चुपचाप खड़ी थी। ठीक उसी समय मृत्युंजय 2 लोगों के साथ वहां पहुंचा। पहले व्यक्ति ने उन्हें पुकार कर कहा, तारा दीदी, हमें पहचानती हो? दूसरे ने मेरी माँ की ओर इशारा करके कहा, तुमने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवाकर उसकी जाति नष्ट की है। अब पोती का विवाह करके इनकी जाति क्यों नष्ट कर रही हो? इसके बाद पिताजी की ओर इशारा करके सबको बुलाकर कहा, तुम सब सुनो, इसे जिसे तुम परम ब्राह्मण प्रिया मुखर्जी समझते हो, वह ब्राह्मण नहीं, हीरू नाई का बेटा है। अरुण ने कहा, क्या बकवास कर रही हो संध्या? मगर शायद संध्या को कुछ सुना ही नहीं दिया। अपनी बात ही को आगे बढ़ाते हुए बोली, मृत्युंजय ने गंगा जल का लोटा दादी के सामने रखकर कहा, बताइए यह सच है या नहीं? बताइए वो किसका बेटा है, मुकुंद मुखर्जी का या हीरू नाई का? बताइए। अरुंधा, मेरी सन्यासिनी दादी सिर झुकाए बैठी रही। झूठ नहीं कह पाई, यह सच है। सच है और भयंकर सच यही है। सच है, तुम्हें हम जो जानते हैं वह नहीं है। तुम्हारी संध्या ब्राह्मण की बेटी नहीं है। अब अरुण के मन में कोई संशय नहीं था। वह ऐसे खड़ा रहा जैसे उसके ऊपर बिजली गिरी हो। संध्या ने कहा, तब उनमें से एक व्यक्ति ने सारी घटना खुलकर बताई। वह उन्हीं के गांव का है। उसने बताया कि 8 साल की उम्र में दादी का विवाह हुआ था। उसके बाद जब वो 14-15 साल की थी, तब एक व्यक्ति ने अपने आप को दामाद मुकुंद मुखर्जी बताया और उस घर में आ गया। 5 रुपए और एक धोती लेकर 2 दिन वहां रहकर चला गया। ओह भगवान, मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, याद आया। उसके बाद वह आदमी अक्सर आता। दादी बहुत सुंदर थी। अब वह रुपए नहीं लेता था। उसके बाद अचानक एक दिन उसकी पोल खुल गई। तब तक पिताजी का जन्म हो चुका था। हाँ, अगर मैं माँ होती तो गला घोटकर मार देती, बड़ा नहीं होने देती। ये क्या कह रही थी? अरुण ने धीमे स्वर में कहा, वह आदमी पकड़ा गया? संध्या, हाँ पकड़ा गया। तब उसने क्या माना जानते हो? बोला उसने यह कुकर्म अपनी इच्छा से नहीं, अपने मालिक मुकुंद मुखर्जी के आदेश से किया था। वह बूढ़ा था और 4-5 साल से बिस्तर पकड़ रखा था। इसलिए अपरिचित पत्नी से रुपए उगाही का काम उस पर सौंपकर कहा था कि तू ब्राह्मण का परिचय याद कर ले, एक जनेऊ तैयार रख, अब से जो कमा कर लाएगा उसमें से आधा तेरा। अरुण चौंक कर बोला, यह काम उसने और जगह भी किया? हाँ, 10-12 जगहों में। वह अपने मालिक को कमा कर देता था। उसने और क्या बताया जानते हो? बताया कि यह काम नया नहीं है और अकेले उसके मालिक ही ऐसा करते, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं, इस काम में दूसरों की मदद लेते हैं। अरुण गुस्से से गरजते हुए बोला, हाँ यही सच है, नहीं तो ब्राह्मण के घर में गोलक जैसा कसाई कैसे जन्म ले सकता है? और यही लोग हिंदू समाज के सिर मोर पर बैठे हैं। उसके बाद मेरी दादी मेरे पिता को लेकर काशी चले गई। तभी से वो सन्यासी है, तभी से वो किसी को अपना मुंह नहीं दिखाती। संध्या ने फिर कहना शुरू किया, हीरू ने पूछा था, पंडित जी, परलोक में जाकर क्या जवाब दूंगा? उसके मालिक ने कहा था, यह पाप मेरा है, मैं उसका जवाब दूंगा। हीरू ने पूछा था, मगर उन औरतों का क्या होगा? तब पंडित जी ने हंसकर कहा था, वो मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं। तुझे इतना दर्द क्यों? जिन्हें कभी देखा नहीं, देखूंगा भी नहीं, उनका क्या होगा इसकी चिंता में मैं क्यों करूं, और तू भी क्यों करे? हमारी चिंता रुपए कमाना है अरुंधा। शायद इसलिए तुम्हारी बात चलने पर उस दिन दादी ने रोते हुए कहा था, संध्या, किसकी जाति छोटी और किसकी बड़ी यह सिर्फ भगवान जानते हैं। इंसान को किसी को छोटा मानकर घृणा नहीं करनी चाहिए, मगर तब यह नहीं सोचा था कि उसका अर्थ अब ऐसे समझना पड़ेगा। मगर रात बहुत हो चुक गई है, मेरे कारण तुम्हें कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा अरुंधा। तुम्हारी महानता, तुम्हारा त्याग मैं कभी नहीं भूलूंगी। कहकर वह शून्य में देखने लगी। अरुण ने संकोच पूर्वक कहा, मगर मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता संध्या। क्यों? तुम अगर साथ नहीं गए तो मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे जीऊं? इस प्रश्न का उत्तर अरुण को नहीं मिला। वह धीरे से बोला, आज मुझे माफ कर दो संध्या, मुझे सोचने दो। सोचने दो? यह कहकर अवाक होकर संध्या अंधेरे में शायद अरुण का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी। फिर एक गहरी आह भर के बोली, ठीक है सोचो, थोड़ा नहीं शायद सारा जीवन है सोचने के लिए। एक दिन मैंने भी सोचा था, दिन रात सोचा था। जब अपने सामने बहुत छोटा भी सोचा था तब यही सोचा था। अब सोचने का समय तुम्हारा है। अच्छा चलती हूँ। कहकर उठकर खड़ी होते ही उसके वक्ष का आंचल गिर गया। उसे उठाकर धीरे धीरे उसके स्थान पर रखते हुए अचानक खुद पर नजर पड़ी। अचानक सिहर बोली, भगवान, यह शादी का जोड़ा, यह गहने, मेरे माथे का चंदन, यह सब पहनते हुए किसने सोचा था? कहते हुए उसकी आवाज भर आई। टूटी हुई आवाज में बोली, विदा लेती हूँ अरिंदा। कहकर फिर से प्रणाम करके चुपचाप चली गई।
बाएं हाथ में दिया पकड़े प्रिया मुखर्जी अपने बक्से में कुछ चीजें छांटकर पोटली में रख रहे थे कि अचानक पीछे से आवाज आई, पिताजी। यह काम प्रिया छिपाकर कर रहे थे कि अचानक आवाज सुनकर चौंक कर दिया जमीन पर रखकर उठ खड़े हुए। कौन? संध्या। अच्छा बेटी, मैं जा रहा हूँ, अब देर नहीं। क्या कर रहे थे पिताजी? कुछ नहीं बेटा। उसमें क्या कर रख रहे थे पिताजी? पकड़े जाने पर प्रिया शर्मिंदा होते हुए मिन्नत करके बोले, थोड़ी सी नहीं बेटा, ज्यादा, थोड़ी सी दवा साथ ले रहा हूँ, और ये मेडिरिया मेडिकाना बड़ी नहीं छोटी, फट भी गई है, अनजान जगह, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना, इसलिए सोचा। पिताजी, माँ क्या तुम्हें इतना भी नहीं देना चाहती? प्रिया ने सिर हिलाकर क्या कहा समझ नहीं आया। आप कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? वृंदावन, वहाँ बहुत यात्री आते जाते हैं, उन्हें दवा देकर महीने के 4-5 रुपए तो कमा ही सकता हूँ संध्या। इतना पर ही मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा। क्यों नहीं मिलेंगे पिताजी, इससे ज्यादा मिलेंगे। मगर वहां तो आप किसी को भी नहीं जानते। परसों रात को दादी जब काशी जा रही थी तो आप साथ क्यों नहीं गए पिताजी? माँ के साथ? काशी? नहीं बेटी, और किसी के साथ मैं नहीं रहना चाहता। मेरे कारण तुम लोगों ने बहुत दुख झेले, मैं और किसी को दुख ही नहीं दूंगा। जब तक जीवित रहूंगा उस अनजान जगह में अकेला रहूंगा। संध्या अपने पिता की छाती से लगकर उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मगर मैं आपको अकेली नहीं रहने दूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। प्रिया धीरे से अपना हाथ छुड़वाकर संध्या के सिर पर रखकर बोले, धत पगली, ऐसा कभी होता है? मेरे साथ कहाँ जाएगी? तुम अपनी माँ के पास रहो, उसे भी बहुत दुख मिला है। और जो मेरे पास दवा लेने आते हैं उन्हें दवा देना। हाँ, मेरी पुस्तकें अगर तेरी माँ देने दे तो विपिन को दे देना, वह बेचारा गरीब है, पुस्तक खरीद नहीं सकता, इसलिए कुछ सीख नहीं पाता। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। याद, यह देखो, मैंने अपने 2 जोड़े कपड़े बांध लिए। यह कहकर उसने अपने आंचल से एक छोटी पोटली निकालकर दिखाई। प्रिया का स्वभाव भी कुछ ऐसा है, वह कभी भी ज्यादा बाधा नहीं दे पाते। मान गए, बोले ठीक है चल, मगर तेरी माँ को बहुत दुख होगा। कल सबके सामने, पूरे समाज के सामने उसने अपने पिता का अपमान होते देखा था। यह घर जगतधारती का है, इसलिए इतना अपमान सहना पड़ा। इस अपमान की आग से संध्या का रोम रोम जल रहा था, मगर फिर भी उससे बात को बिना कहे सिर हिलाकर बार बार कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। मैं अगर साथ ना रही तो आपकी देखभाल कौन करेगा, भोजन कौन पकाएगा? यह कहकर उसने जल्दी से अपने पिता की दवाइयां और पुस्तक कपड़े में बांध ली और अपने पिता का हाथ जोड़कर बोली, लो पिताजी, हम अभी चलते हैं, नहीं तो 12 बजे वाली ट्रेन छूट जाएगी। माँ के बंद कमरे की बाहर की चौखट पर संध्या ने सिर रखकर प्रणाम करके कहा, माँ हम चलते हैं, पहनने के लिए 2 जोड़े कपड़ों के सिवा तुम्हारा कुछ भी साथ नहीं ले जा रहे। कहकर वह रो पड़ी, मगर कमरे के भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। जल्दी से आंचल से आंखें साफ करके बोली, माँ, अपमान और घृणा की कालिक मुंह पर पोतकर ही हम विदा हो रहे हैं। तुम्हारे समाज में इसका न्याय नहीं होगा, मगर जिनके पाप का बोझ लेकर आज हमें जाना पड़ रहा है, उनका विचार करने वाला कम से कम एक व्यक्ति, उसे एक दिन जरूर पता चलेगा। कमरे के भीतर वैसी ही शांति और दरवाजे बंद ही रहे। संध्या अपने पिता के पीछे पीछे घर के बाहर चली गई। कोई पास ही पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके पास आते ही चांदनी में प्रिया ने उसे पहचान लिया। कौन? अरुण? अरुण बोला, जी हाँ, मुझे पता चला है आज आप 12 बजे वाली ट्रेन से जा रहे हैं, इसलिए मिलने चला आया। प्रिया बोले, हाँ, मगर मुश्किल यह है कि यह लड़की मुझे छोड़ नहीं रही, साथ चल रही है। मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, और इसका पागलपन तो देख। संध्या, तुम भी जा रही हो? हाँ। पल मौन रहने के पश्चात अरुण ने संकोच में भरकर कहा, उस रात में कुछ सोच नहीं पा रहा था संध्या, मगर आज फैसला कर लिया है। तुम्हारी बात मानने को मैं तैयार हूँ संध्या। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया, चुपचाप देखते रहे। संध्या ने शांत स्वर में धीरे से कहा, उस दिन मैं उतावली हो गई थी अरुणदा, मगर आज मैंने भी फैसला कर लिया है। लड़कियों के लिए विवाह करने के अलावा इस दुनिया में और कोई काम नहीं है क्या? यही जानने के लिए आज मैं पिताजी के साथ जा रही हूँ। अब हमारे पास और समय नहीं है अरुणदा, हो सके तो हमें माफ कर देना। यह कहकर उसने पिता का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। अरुण भी साथ साथ चलने लगा। संध्या ने घूमकर कहा, नहीं अरुणदा, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम घर जाओ। संध्या, ऐसे दुख के समय में तुम अपनी माँ को छोड़कर जा रही हो? क्या करूं अरुणदा, अब तक माता पिता दोनों के साथ रहने का सौभाग्य था, मगर आज एक को छोड़ना पड़ेगा। फिर भी माँ के पास तो शायद कुछ है। कल बहुत लोग तमाशा देखने आए थे, किसी ने कहा इसका कोई प्रायश्चित भी होता है, हो तो अच्छा ही है, तब उनके देखभाल करने वालों की कमी नहीं होगी। मगर मेरे सिवा मेरे पिता की देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई और नहीं है। अब और खड़े मत रहो पिताजी, चलो। कहकर वह आगे बढ़ गए। अरुण वही खड़ा रहा, स्तब्ध सा। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कुछ लोग मछली और मिठाई की प्रशंसा करते हुए, पान चबाते हुए घर लौट रहे हैं। वह लोग खुशी और तृप्तता के कारण फूले नहीं समा रहे हैं। चांदनी में कहीं लोग उन्हें पहचानने लगे। इस डर से संध्या पिता का हाथ पकड़कर रास्ते के एक कोने में खड़ी हो गई।
उनके जाने के बाद फिर आगे बढ़ने लगी। अगले मोड़ को पार करते ही उन लोगों की खुशी का कारण पता चला। पास के आम के बाग से गोलक चटर्जी का घर दिख रहा था, जिसमें से जगमगाती हुई रोशनी और शोर सुनाई दे रहा था। पूरी लाओ, सब्जी इधर लाओ, दही कौन दे रहा है, मिठाई कहाँ है, इत्यादि आवाजें। प्रिया बोले, आज गोलक चटर्जी का बहुभात है। बहुभात मतलब विवाह के अगले दिन दिए जाने वाला भोज। ऐसे कामों में चटर्जी अच्छा खिलाता पिलाता है। मैंने सुना है 5 गांव को न्योता दिया है, ब्राह्मण शूद्र किसी को नहीं छोड़ा। किसका बहुभात है पिताजी? गोलक दादाजी का। प्रिय, हाँ, प्राणकृष्ण की बेटी से परसों ही विवाह हुआ था। संध्या ने के मुंह से निकला, हरिमती, उसका बहुभात है? हाँ हाँ, हरिमती ही नाम था। गरीब ब्राह्मण बच गया। लड़की बड़ी होकर क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, चलो हम यहाँ से जल्दी चलते हैं। यह कहकर संध्या ने पिताजी का हाथ पकड़ा और तकरीबन खींचते हुए रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। अपने पिता के साथ वह स्टेशन पहुंची तो गाड़ी आने में आधा घंटा बाकी था। गांव का छोटा सा स्टेशन और रात होने के कारण वहां कोई नहीं था। बस प्लेटफॉर्म के एक वृक्ष के नीचे एक औरत बैठी थी। उसने उसे देखते ही जल्दी से घूंघट ओढ़ लिया। प्रिया अलग हटकर खड़े हो गए, मगर संध्या की तीखी नजरों से वह बच नहीं पाई। कुछ देर विस्मय से उसकी ओर देखकर बोली, ज्ञानदा दीदी, तुम यहाँ अकेली? संध्या ने ठीक ही पहचाना था। एक पल में ही ज्ञानदा ने दोनों हाथों से पकड़कर संध्या को अपनी ओर खींचा और जोर से रो पड़ी। संध्या के विस्मय की सीमा नहीं थी। वह तो अपने दुर्भाग्य से अभिभूत थी। उसके पास के घर में एक और अभागन का भाग्य ऐसा डूब रहा था, वह नहीं जानती थी। किंतु प्रिया का रंग उसे देखते ही उड़ गया। संध्या ने पूछा, तुम कहाँ जाओगी ज्ञानदा दीदी? नहीं जानती, ज्ञानदा ने रूंधे हुए गले से कहा। इसके बाद काफी देर तक कोई नहीं बोला, मगर गाड़ी के आने का समय हो रहा था। टिकट लेनी थी, इसलिए बहुत कठिनाई से प्रिया ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है ज्ञानदा? टिकट ले ली। ज्ञानदा ने सिर हिलाकर ना कहा। आप कहाँ जाएंगे? वृंदावन। संध्या भी साथ जा रही है। हाँ, प्रिया बोले। ज्ञानदा ने आंचल से कुछ रुपए निकालकर प्रिया के सामने रखकर कहा, टिकट कितने की आएगी मुझे नहीं पता, मगर मेरे पास यह 50 रुपए हैं। मेरे लिए भी वृंदावन की टिकट ले लीजिए। सिर्फ वहां तक मुझे साथ ले चलें, फिर मैं इस धरती पर कभी किसी को से कुछ नहीं मांगूंगी। प्रिया कुछ देर तक चुप रहे और बोले, ठीक है, चलो हमारे साथ। तो यह कहानी थी, यह उपन्यास था ब्राह्मण की बेटी। देखा आपने किस तरह ब्राह्मणों ने अपने नियम कानून बनाए थे। किस तरह एक ब्राह्मण सबको ठगता था, पर फिर भी वो ब्राह्मण कहलाता था, किंतु मरना उन औरतों को पड़ता था जिनका सर्वनाश वो करता था। एक बूढ़े के साथ किस तरह से एक बच्ची को बांध दिया जाता है, उस पर भी सब खुशियां मनाते हैं। ये कुछ हमारे समाज की त्रुटियां हैं, जिनको बहुत ही सशक्त ढंग से शरद चंद्र ने इस उपन्यास में उजागर किया है। अगला उपन्यास होगा हमारा शरद चंद्र जी द्वारा ही लिखा हुआ विराज बहू।